ये 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, बताइए। बढ़िया बढ़िया, बताइए। आ जाओ आ जाओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है हमारा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। है किससे? एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, हमारे पास काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से देखो रिजल्ट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जस्ट वेट। क्या कर सकते हैं? इंतजार के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंतजार। ओके, विजेता और शालिनी आज। सो आप दोनों को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे, खूब तरक्की कीजिए आप अपनी जिंदगी में, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगला जन्मदिन तो अपना जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट करें। हो सकता है ये वाला भी जेआरएफ के साथ ही हो ना, अगर आज रिजल्ट आ गया और जेआरएफ हो गया। चलो कोई नहीं। चल, तो एंशिएंट एजुकेशन से हमने पढ़ना है। अब बातें बंद, ये चल क्यों नहीं रहा? रुको एक सेकेंड। एक सेकेंड। चलो, अब आए ना आए हमें उससे क्या यार, हमें अपने अगले एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। एंशिएंट एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन में हमारे पास अब जो मेन टॉपिक है वो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, और ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, समझ रहे हो ना? ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। और ये यूनिवर्सिटीज हैं वो ज्यादातर रूट लर्निंग वाली हैं, वही। ठीक है, जो हिस्ट्री वाले होते हैं ना जैसे, तो उसी तरीके से ये रूट लर्निंग वाली हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ कुछ बीच में निमोनिक्स वगैरह बताता रहूं, ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो एंशिएंट एजुकेशन के बारे में अगर बात करें, मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज महाविहार नोटेबल एट पुष्पागिरी नालंदा। और याद रखिए, ये जो एजुकेशन की शुरुआत हुई थी ना, ये जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सारा एजुकेशन कहां से आया था, कौन से रिलीजन से था? ये बुद्धिस्ट रिलीजन से था।
ठीक है जी। जो शुरुआत हुई है ना एजुकेशन की इंडिया में, ये जो तक्षशिला, नालंदा, जितनी भी यूनिवर्सिटी सारी ना बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी। उसके बाद अब इसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज आई थी, बट यहाँ पर पहले बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ पर बात की गई। द त्रिवेणा वाज आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वाज कुछ खास नहीं है, यहां से शुरू करना है। हमने जो शुरुआत करनी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी दैट वाज तक्षशिला, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है वो थी तक्षशिला, ठीक है जी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तब ये इंडिया में हुआ करती थी, अब ये इंडिया में नहीं है। अभी कहां पे चली गई है ये? अभी ये चली गई है, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये पाकिस्तान में चली गई है, रावलपिंडी में आ गई है। ये कहां पे चली गई है? ये रावलपिंडी में चली गई है। ठीक है जी। अब रावलपिंडी में है, ये इंडिया में नहीं है। चलिए, तो तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और सबसे फेमस यूनिवर्सिटी भी रही है, और ये शुरुआत की यूनिवर्सिटी थी, शुरुआत की यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ो इसको। इन एंशियंट टाइम्स तक्षशिला वाज नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग ऑफ अर्ली हिंदुइज्म एंड बुद्धिस्ट। तो हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट दोनों तरीके की पढ़ाई यहां पर करवाई जाती थी। 600 बीसी से लेके 500 एडी तक रहा। कहां पर? कौन से किंगडम में? किंगडम ऑफ गंधार। ठीक है जी। 600 बीसी से 500 एडी तक, इतनी देर तक ये यूनिवर्सिटी है वो काफी फ्लोरिश रही। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कहां पर? किंगडम ऑफ गंधार, गंधार के किंगडम के पास थी। द यूनिवर्सिटी वाज पॉपुलर ब्राह्मिकल, जो हिंदुइज्म की पढ़ाई होती थी, और बुद्धिस्ट आप लोगों को पता है। इसका जिक्र है, वो जो बुद्धिस्ट की जताका टेल्स है वहां पर भी इसका जिक्र होता है, मतलब हुआ है। कहां पर? बुद्धिस्ट की जो जताका टेल्स हैं उनमें, जताका टेल्स में भी इसका जिक्र हुआ है। अभी ये 20 किलोमीटर दूर है रावलपिंडी में। उस टाइम पे ये गंधार किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। कौन सी किंगडम की? गंधार की ये कैपिटल होती थी तक्षशिला। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, अब इसका पास्ट क्या है? प्रिंस 36 भारत फाउंडेड दिस सिटी एंड अपॉइंटेड हिज सन। इसको किसने ढूंढा था? यार वॉइस क्यों स्टक हो रही है यार, हद है मतलब। इंटरनेट सही चलने के बावजूद भी यार ओके, अभी सही है। अभी मैंने इनकॉग्निटो में चलाया, शायद यहाँ पे सही चलेगा। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो तक्षशिला है वो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों की पढ़ाई होती थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो 600 बीसी से 500 एडी है। इसमें दोनों तरीके की एजुकेशन होती थी। शुरुआत हुई थी बुद्धिज्म से, बाद में इसमें ब्राह्मिकल मतलब हिंदुइज्म की पढ़ाई भी होनी शुरू हुई। और इसका जिक्र है वो जो बुद्धिस्ट की जताका टेल्स हैं वहां पर भी देखने को मिलता है। ये अभी कहां पे है? रावलपिंडी में है। और कौन से किंगडम में थी? गंधार किंगडम की ये कैपिटल थी। वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग जो प्रिंस 36 था, 36वां प्रिंस था, उसने इस सिटी को फाउंड किया था और उसका बेटा था कौन? तक्ष। उसके नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया था और उसको इसका रूलर बनाया गया था। तक्षशिला पहले इंडिया में हुआ करती थी, बट अब नॉर्दर्न ईस्टर्न पाकिस्तान में चली गई है। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था 1980 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया था। ये आप लोगों को पेपर में पूछा गया था, कौन से ईयर में तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज माना गया था? 1980।
पहले पहले ये देखिए बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात होती थी, वेल नोन ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर ना पीवी के चक्कर, आप लोगों ने एक निमोनिक याद रखना है, पीवी के चक्कर। ये पीवी के चक्कर क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इसके ना बहुत मतलब ये इसी वजह से फेमस हुआ था क्योंकि इसके ना बहुत बड़े बड़े स्कॉलर यहां से निकले हैं पूरी दुनिया में। इसके जो स्कॉलर हुए हैं ना वो पूरी दुनिया में फैले हैं, पूरी दुनिया में इसके स्कॉलर्स हैं, उसकी बात होती है। जिसमें चाणक्य, पाणिनीय, चरक, विष्णु शर्मा और जीवक, ठीक है, ये 4 लोग हुए हैं, 4 से 5 है। इसके नाम मतलब ये क्या क्या काम किए हैं वो आगे आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी और इंडिया की भी पहली यूनिवर्सिटी थी, तो ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी, ठीक है जी, क्योंकि इसमें बहुत मतलब एक सिस्टम नहीं था, क्योंकि शुरुआत हुई थी ना अभी एजुकेशन की, तो अभी सिस्टम नहीं था इतना, तो ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी। और ये ग्रीस कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। कौन से कल्चर से? ग्रीस कल्चर से काफी प्रभावित थी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में किसको पता चला? अलेक्जेंडर कनिंगम को मिड 90s मतलब 1850s के आसपास है, वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। किस बंदे को पता चला? आर्कियोलॉजिस्ट था अलेक्जेंडर कनिंगम। उसके बाद फिर इस पे सर्च होनी शुरू हुई। द स्कूल कंसिस्टेड ऑफ सेवरल मोनेस्ट्रीज विदाउट लार्ज डॉर्मिटोरीज और लेक्चर हॉल वेयर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे, ठीक है, उस टाइम पे बच्चों को जो रिलीजियस पढ़ाई करवाई जाती थी। इसका जिक्र है वो जताका टेल्स में भी है, जो कि कहां पे लिखी गई थी? 5वीं शताब्दी के आसपास श्रीलंका में लिखी गई थी, ठीक है जी। क्या जो जताका टेल्स थी उसको कहां पे लिखा गया था? वो बुद्धिस्ट की बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज्म की कहानियां हैं छोटी छोटी। आप लोग अगर आप अभी आप बुक वगैरह भी परचेज करोगे तो आपको बड़ी, जैसे होता है ना वो पंचतंत्र की कहानियां, जताका टेल्स है ना, इस तरीके से है। तो वो श्रीलंका में 5वीं शताब्दी के आसपास है, ये जो कहानियां लिखी गई थी उसमें भी तक्षशिला का जिक्र है। This is world's oldest university, 600 BC to 800 to kingdom of Kandhar. Tales मतलब कहानियां। तक्षशिला was intellectual capital of India, a central university that exercise worlds over the world of letters in India, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बस यही है कि ये दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटी में एक है और इसको इंडिया की इंटेलेक्चुअल कैपिटल का नाम दिया गया था। अब इसको सबसे ज्यादा फेमस किसने किया? चाणक्य की वजह से ये सबसे ज्यादा फेमस हुई, ठीक है। आप लोगों को पता चाणक्य की जो रूल्स हैं, ठीक है, चाणक्य ने जो रूल्स बनाए हैं वो आज भी फॉलो होते हैं, ठीक है, चाणक्य नीति है ना, आप लोग पढ़ते हो वो पॉलिटिक्स की जो चाणक्य की नीतियां वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। उसके साथ अर्थशास्त्र बाय चाणक्य हैज बीन कंपोज्ड इन तक्षशिला। जो अर्थशास्त्र लिखा गया ना किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा, वो आज भी कितना फेमस है। और ये भी माना जाता है कि वो कहां पे लिखा गया था? वो यहीं पे लिखा गया था, ठीक है जी। चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता था और एक नाम इसका और था, याद रखिए, चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता था और एक इसका नाम और था विष्णुगुप्त। याद रखिए, कल को कंफ्यूज नहीं होना। इसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, इसको चाणक्य भी बोला जाता है, इसको कौटिल्य भी बोला जाता है, ठीक है जी। 3 इसके नाम है। और इसके अंदर एक और बंदा है चरक। चरक चरक किसके लिए फेमस हुआ था? चरक अपने आयुर्वेदिक जो दवाइयां है ना, आयुर्वेदा मेडिसन, उसके लिए फेमस हुआ चरक। और तक्षशिला ये जो है हमारा क्या बोलते हैं चाणक्य, ये अपने अर्थशास्त्र के लिए जो इकोनॉमिक्स की स्टडी थी उसके लिए ये फेमस हुआ। उसके अलावा यहाँ पर 68 के करीब सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते थे। क्या किया जाता था? यहाँ पर अराउंड 68 सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते थे, उसमें सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी बच्चा जो तक्षशिला में एडमिशन लेना चाहता था वो कितने उम्र में मिलती थी उसको एडमिशन? 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में उसको एडमिशन मिलती थी। यहां पर कोई एग्जाम सिस्टम नहीं होता था, देयर वाज नो एग्जाम सिस्टम, किसी तरीके का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होता था। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पर बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया और चाइना वगैरह से लोग हैं वो पढ़ने के लिए आते थे, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से भी लोग क्या आते थे? इसमें पढ़ने के लिए आते थे। अब ये देखो, ये तो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जैसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हो गए,
लॉ हुआ, मेडिसिन हुआ, ठीक है, इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए जाते थे। ये सबसे ज्यादा फेमस इसी वजह से हुआ ना, क्योंकि ये जो इसके टीचर्स थे वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, समझ रहे हो ना। जैसे अब चाणक्य देखो, आज से कितनी देर पहले चाणक्य हुए हैं, उनके जो रूल्स बनाए हुए हैं वो आज भी एप्लीकेबल है। इवन कि आप लोगों को एक बुक मेरे पास, आई थिंक यहाँ पे 2 किताबें भी पढ़ी हैं, चाणक्य इन योर डेली लाइफ, तो उनके जो रूल्स बनाए हुए थे उसको आप कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, वो भी आज तक चल रही है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे लोग, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, टीचर्स की एक्सपर्ट साइड। चंद्रगुप्त मौर्य इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। चंद्रगुप्त मौर्य इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। इट गेन्ड इट्स इंपॉर्टेंस इन द रिजाइन ऑफ कनिष्क, और कनिष्क के टाइम पे ये सबसे ज्यादा पीक पे पहुंच गई थी। और ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी नहीं थी। वेल ऑर्गेनाइज क्यों नहीं थी? क्योंकि ये पहली यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो ना। जब कोई चीज फर्स्ट टाइम आती है ना, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, आप लोगों को पता है। कोई चीज जब आप पहली बार बनाते हो तो उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, तो इस वजह से इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जो टीचर का रोल क्या था? टीचर के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी थी कि वो किस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिजाइन करेगा, सिलेबस को डिजाइन करेगा। कोई एग्जाम नहीं होता था, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होता था। टीचर को जो लगता था कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको आगे प्रमोट कर दिया जाता था। यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन होता है वो ज्यादा होती थी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हुआ था तो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, डिबेट और डिस्कशन है, दैट वाज अ मेन पॉइंट। जो डिबेट और डिस्कशन होती थी वो ज्यादातर यहाँ पे होती थी। इसको टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिया गया है गार्डियन न्यूज़पेपर के द्वारा 2006 में। सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस बन गया था ये 2006 में। इसको वर्ल्ड्स टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, समझ रहे हो ना। जैसे इंडिया में ताजमहल और ऐसी चीजें लोग विजिट करने के लिए आते हैं ना, उसी तरीके से पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी को देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा आते हैं, जिस वजह से 2006 में इसको टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड भी दिया गया। और यह भी माना गया है कि जो महाभारत है ना, उसको पहली बार यहां पर ही रिसाइट किया गया था, ठीक है जी। महाभारत को सबसे पहली बार रिसाइट कहां पे किया गया था? तक्षशिला में ही रिसाइट किया गया था, यह माना जाता है। The site of the first city at Takshila is now known as भीरमोंड। भीरमोंड रिसाइट मतलब बोलना यार, भीरमोंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम इस वर्ड की के ओरिजिन के बारे में सोचे ना, तो ये एक अरेमिक वर्ड है जिसको नागारुदा भी बोला जाता है। नागारुदा का मतलब होता है सिटी ऑफ कट स्टोन। ये माना जाता है कि इस टाइम पे पहले यहां पर बहुत पत्थर हुआ करते थे, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थी। उन चट्टानों को काट के इस सिटी का ओरिजिन हुआ, ठीक है जी, समझ रहे हो ना। इस सिटी का ओरिजिन है वो सिटी ऑफ कट स्टोन, इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि पत्थर को काट के इस सिटी को क्या किया गया था? बनाया गया था, पत्थर को काट के। हाँ, पत्थर को काट के, तराश के मान सकते हो। तक्षशिला को चाणक्य, मैंने अभी बताया था, चाणक्य के दूसरे नाम कौन कौन से थे? कौटिल्य और विष्णु गुप्त। विष्णुगुप्त। यहां पर चाइनीज स्कॉलर्स भी आए थे, कौन से? फोंग, फ्यांग, ह्यून सांग। ये भी, इन्होंने भी तक्षशिला के बारे में अपनी राइटिंग्स में लिखा है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब आए थे इंडिया में? ये 7वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब आए थे। इस बार 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब आए थे। ये 20वीं शताब्दी में इंडिया में आए, सॉरी 7वीं शताब्दी में इंडिया में आए थे, 7वीं सेंचुरी में। द सिटी वॉज नेम्ड एज वात्सन तक्षशिला अकॉर्डिंग टू रामायण, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसको बुद्धिस्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो बुद्धिज्म में जो महायान है ना, आप लोगों को पता, बुद्धिज्म में 2 से 3 इस तरीके के, आगे मैं बुद्धिस्ट पढ़ाऊंगा एजुकेशन, उसमें भी आप लोगों को पता पढ़ाऊंगा, हिमायान, महायान। तो उसमें माना जाता है कि जो महायान सेक्ट है ना बुद्धिज्म का, वो यहां पे हुआ था, ठीक है जी। कौन कौन सा महायान है वो कहां पे हुआ था? वो तक्षशिला में हुआ। अब तक्षशिला की अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। मतलब ऐसे नहीं किसी को भी एडमिशन दे देते थे। तक्षशिला का जो एग्जाम होता था वो काफी डिफिकल्ट होता था। तक्षशिला का जो कैंपस था उसमें लेबोरेटरीज था,
एस्ट्रोनॉमी का रिसर्च के लिए भी था। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको धर्मगूंज का नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था? धर्मगूंज का नाम दिया जाता था, जो इसके अंदर एक लाइब्रेरी थी। एडमिशन थी वो बच्चों की मेरिट के बेस पे होती थी, ठीक है। जो भी आएगा उसको ऐसी एडमिशन नहीं मिलेगी, एक एग्जाम होगा और उसमें जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको, मतलब समझ रहे हो ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एग्जाम नहीं होता था, बट एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होता था। समझ रहे हो ना? आर यू गेट? दो चीजें हुई ना, मतलब एडमिशन लेने के लिए वो एग्जाम लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जो बच्चा आ गया वो तो उनका हो गया ना, फिर उसका एग्जाम नहीं होता, एंट्रेंस एग्जाम होता था। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम। और इसमें ना कोई फीस नहीं होती थी, ठीक है। उस टाइम पे तो आप लोगों को पता है लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो इसमें कोई फीस नहीं होती थी। बच्चे अपने हिसाब से अपने गुरुओं के लिए कभी चप्पल, कभी छाता, ऐसी चीजें दे देते थे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की जरूरतें भी कम होती थी, जिसको बोला जाता था, जिसको क्या नाम दिया जाता था, दैट वाज नोन एज गुरु दक्षिणा। समझ रहे हो? चप्पल दे दिया, कोई छाता दे दिया, ठीक है, कोई धोती दे दी, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये देखो, ये चार लोग थे। कौटल्या, कौटल्या को क्या नाम? अर्थशास्त्र। कौटल्या को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और चाणक्य भी बोला जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। हाँ, अपना एग्जाम क्रैक करके मेरे को घड़ियां दे देना, ठीक है। हाँ, और कुछ मत भेजना, बस। चाहे 150 रुपए की भेज दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो कौटल्या का नाम आपने याद रखना है। कौटल्या अर्थशास्त्र से बहुत फेमस हुआ, उसके साथ ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, विष्णुगुप्त हुआ, चाणक्य हुआ और कौटल्या, ये इसके तीनों के नाम है। चरक, देखो चरक है, इसका नाम चरक संहिता से जुड़ा हुआ है, जो आयुर्वेदा के साथ रिलेट करता है। किसके साथ रिलेट करता है बेटा? आयुर्वेदा के साथ रिलेट करता है। फिर आया पाणिनि है। पानी पी पी के ये ग्रामर लिखता था। पाणिनि किस लिए फेमस हुआ? ग्रामर। पाणिनीय को फेमस हुआ ग्रामर से। चंद्रगुप्त मौर्य बेटा इसका चेला था, मतलब इसका प्रोडक्ट था, इस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था। और ये इस बार पेपर में पूछा गया था, इसकी ग्रामर की किताब कौन सी थी? अष्टाध्यायी। याद रखिए, इस बार पेपर में पूछा गया था अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनीय के द्वारा लिखी गई थी। और विष्णुगुप्त है जिसने पंचतंत्र की कहानियां लिखी थी। ये मैथ्स का कॉलम में चारों पूछे गए हैं आपको एक बार। ये चारों ना आपको मैच द कॉलम में पूछे गए हैं, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ। तो कौटल्या अर्थशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। इसको ही कौटल्या को ही विष्णुगुप्त और चाणक्य का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद आया चरक, जिसने चरक संहिता लिखा, और ये इंडियन मेडिसिन या फिर आप आयुर्वेदा का जिसको बोल सकते हो कि ये हेड था। उसके बाद पाणिनि है। पाणिनि पानी पी पी के ग्रामर लिखता था, जो ग्रामरेरियन था, जो अष्टाध्यायी उसकी किताब का नाम था। और देन आया विष्णु शर्मा। अब कंफ्यूज नहीं होना, कल को ये मत मानना कि सर कौटल्या का नहीं विष्णु गुप्ता था, विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा अलग था, विष्णु गुप्त कौटल्या को बोला था। ठीक है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही हैं बिल्कुल। ये देखो, ये ना आपको पेपर में पूछा गया था, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपका PYQ है, ठीक है। ये आप लोगों का PYQ है। देखो, जैसे तक्षशिला मेडिसिन के लिए फेमस था, अजंता अलोरा की गुफाएं है ना, आपको पता, आर्टिकल्चर, सॉरी आर्किटेक्चर और पेंटिंग। उसके बाद सारनाथ है, वो बुद्धिज्म के लिए फेमस हुआ था, और उज्जैन है, वो एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस हुआ। समझ रहे हो ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं मैथ्स द कॉलम में। ठीक है जी, डेफिनेटली आप में से भी कोई ना कोई इन गुफाओं में गया ही होगा। अजंता लोरा की गुफाएं है ना, देखी होंगी। ये हो गई आप लोगों की तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको जरूर से आप लोग याद रखिए, ठीक है। अरे अजंता अलोरा की गुफाएं बोला है, गुफा का मतलब दुनिया में बहुत सारी गुफाएं हैं, हम अजंता अलोरा की गुफाओं की बात कर रहे हैं।
उसके बाद आता है हमारे पास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को ना आप लोगों ने याद रखना है, विक्रम किसी बंदे का नाम है और उसको ना जादू मंत्र बहुत पसंद है। क्या? तंत्र, तंत्रिक बुद्धिज्म। अब यहां पर ये तंत्र मंत्र का मतलब वो नहीं है जो होता है, बस हम सिर्फ याद करने के लिए इसको मान सकते हैं कि ये तंत्रिज्म, समझ रहे हो ना, तांत्रिक। 8वीं शताब्दी के आसपास इसका ओरिजिन हुआ था और ये तांत्रिक बुद्धिज्म से काफी रिलेट हुआ था। और ये मगध, विक्रम कहां पे रहता था? मगध में। मगध वो नालंदा से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, नालंदा से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अच्छा एक ना काम करना है आज आप लोगों ने, आज ही मतलब आज शाम को ही, मतलब जब ये क्लास खत्म हो जाएगी या कल क्लास में आने से पहले, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा ना, सारी यूनिवर्सिटीज को आप लोगों ने रिवाइज करके आना है अच्छे से। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन को आप जितनी जल्दी रिवाइज करना शुरू कर दोगे बेटा, उतना आप लोगों के लिए याद रहेगा। ठीक है जी। सर जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे हो गए? अरे भाई कौटिल्य हमारा, हमारे देश का था और एडम स्मिथ था वो अंग्रेज था, तो अंग्रेज वो, यार ऐसे ऐसे मत करो, वो वहां पे ये यहाँ पे, प्लीज प्लीज छोड़ दो इन बातों को, वो आपस में रिलेटेड नहीं है बेटा, वो अलग चीज है। अर्थशास्त्र, यहां पर अर्थशास्त्र का मतलब अलग चीज है, वो जो अर्थशास्त्र है उसका मतलब अलग चीज है, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है जी। उसके बाद देन यूनिवर्सिटी आती है नालंदा की। नालंदा, देखो नालंदा को हमने याद करने के लिए ना एक निमोनिक बनाया था, गोविंदा। गोविंदा को तो जानते ही हो सब लोग, गोविंदा। तो इसमें इसमें गोविंदा को पकड़ के हम ना बहुत सारी चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे कि गोविंदा ने क्या किया, कैसे किया। अब ध्यान से सुनना, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। देखो पहली बात तो ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी की तरह कंसीडर की जाती है। समझ रहे हो ना, कि उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी जो जो एक तरीके से ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, हार्वर्ड इस तरीके की यूनिवर्सिटी थी। अब एक बात सिंपल सी है, गोविंदा एक अच्छे खानदान का छोरा, तो वो पढ़ने के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ही जाएगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो किसी भी देसी सी यूनिवर्सिटी वगैरह में चला जाएगा कि पढ़ा दो। अब गोविंदा बड़े खानदान का बच्चा है, तो इसका मतलब उसे जहां पे भेजा जाएगा ना वो अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। तो यहां से आप एक बात याद रख सकते हो कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी ले थी जो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी की तरह कंसीडर किया गया। ठीक है। अब देखो, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है वो इंडिया यूनिवर्सिटी है, और ये कहां पर है? राजगिरा। राजगिरा कहां पे है? बिहार में, पटना से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। अब पटना कहां है? ये बिहार में है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये तो सबको पता होगा कि पटना कहां पे है। पटना बिहार में। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने इसकी लोकेशन याद रखनी है, कहां पे? राजगिरा। नालंदा वाज फेमस फॉर कल्चर, नॉर्दर्न जो इंडिया है उसमें काफी फेमस था। और ये जो राजगिरा है ना, वो सरीपुत्ता का जन्म स्थान है, जो कि फेवरेट डिसाइपल थे किसके? लॉर्ड बुद्धा के। और ये किसके साथ रिलेटेड है? ये भी महायान के साथ रिलेटेड। जैसे यहां पे पढ़ा था ना, यहां पे ये भी महायान के साथ रिलेटेड है, और ये यूनिवर्सिटी भी किसके साथ रिलेटेड है? कहीं ना कहीं महायान के साथ रिलेटेड है। नालंदा एंशियंट सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम इंडिया, तो ये 427 से लेके 1197 तक
रही, मतलब 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ये रही, 5 से 12। मतलब आप ये मान लो कि गोविंदा को 5वीं क्लास में एडमिशन दिलाई और उसको 12वीं क्लास में निकाल दिया, क्योंकि बोले कि बेटा स्कूल 12वीं तक ही, अब तू निकल ले। तो इससे आप याद रख सकते हो कि गोविंदा वो 5वीं क्लास में गया था और 12वीं क्लास तक वहां पर रहा, और उसके बाद तो स्कूल ही खत्म हो गया था। ये ना, ये वाला पॉइंट इसका नहीं है, ठीक है, ये ना मिस्टेकनली लिखा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी तंत्रिज्म के लिए फेमस नहीं थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी तंत्रिज्म के लिए रिलेटेड? वो विक्रमशिला थी, ठीक है, विक्रमशिला थी। विक्रमशिला तंत्रिज्म के लिए फेमस थी। इट वॉज डिवोटेड टू बुद्धिस्ट स्टडी। वही बताया था कि ये जो एजुकेशन, ये जो यूनिवर्सिटी थी, उसको बुद्धिस्ट स्टडीज के साथ रिलेट किया गया था। बट इसके साथ बच्चों को और भी पढ़ाई करवाई जाती थी, जैसे आर्ट्स हुआ, मेडिसिन हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, एस्ट्रोनॉमी हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, आर्ट ऑफ वार, बहुत सारी चीजें थी। और ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेट करती है, ये मैंने आपको बताया। और ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे टॉप पे थी। जैसे वो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वो कौन से कनिष्क, वो कनिष्क के टाइम पे थी, वो कनिष्क के टाइम पर थी। और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पर थी। गुप्ता पीरियड के टाइम पे जेनिथ पे, जेनिथ मतलब समझ रहे हो ना, टॉप पे। जेनिथ का मतलब क्या हुआ? टॉप पे, हाईएस्ट लेवल पे थी। ये कौन से टाइम पे? जेनिथ के टाइम, हमारा जो बोल सकते हो आप गुप्ता डायनेस्टी के टाइम। हाँ। अब गोविंदा है, ये जो कैंपस था ना, वो 1 मील लंबा और आधे मील तक चौड़ाई थी उसकी। मतलब गोविंदा ऐसा चाहता था कि मेरे को ना ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजो जहां पर ना मैं भाग भाग के पढूं, है ना, समझ रहे हो, भाग भाग के पढूं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, वो जो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, वो ऐसे ही था। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में इतना बड़ा वॉशरूम बना रखा है ना, हमने पानी भरने के लिए हमें गाड़ी करनी पड़ती है। अरे भाई, तू गाड़ी क्यों कर रहा है? जहां पानी आ रहा है वहां के बैठ के नहा ले, इतनी बड़ी छोड़ने की क्या जरूरत है? तो गोविंदा भी यही कहता था कि भाई मेरे को एक ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजो जो एकदम से लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी हो, तो भाग भाग के पढ़ूंगा मैं। तो ये 1 किलोमीटर लंबी थी और आधा किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी। और फिर दूसरा बोलता, कुछ लोगों में तो वॉशरूम इतने छोटे होते हैं, वो गिर भी जाए ना तो भी खड़े ही रहते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नालंदा था ना, उस यूनिवर्सिटी का जो कुलपति था, जो चांसलर था, उसको क्या बोला जाता था? शीलभद्र बोला जाता। क्या नाम दिया जाता था? शीलभद्र बोला जाता था। मतलब गोविंदा को बोल दिया कि किसी के साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। गोविंदा को जब यूनिवर्सिटी में भेजा गया था, तो उसके पापा ने क्या बोला कि बेटा, चाहे तू बड़े खानदान का बच्चा है, मगर किसी के साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। देखो, मेरे को हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं निमोनिक बनाने के लिए, बोले किसी के साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभद्र से आप क्या याद रख सकते हो? शीलभद्र। मतलब इसका कुलपति था वो शीलभद्र था, जिसको सब आते थे, जिसको सब सूत्र शास्त्र सब कुछ आता था। उसके साथ साथ एक द्वार पांडी भी था, जो एडमिशन का काम देखता था, ठीक है जी। तो साथ में चंकी पांडे भी बैठा हुआ था। गोविंदा बोला कि ठीक है यार, वहां पे एडमिशन आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि एडमिशन देने वाला चंकी पांडे ही है। तो द्वार पांडी से आप इसको याद रख सकते हो। एडमिशन was not easy and according to Hyun Sang only 20% of students। देखो, इतना ज्यादा वहां पे कंपटीशन था कि अगर 100 बच्चे जाते थे, उसमें से 20 और 30 को ही एडमिशन मिलती थी। मतलब नालंदा की तरह ये भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम था। 20 साल की उम्र में एडमिशन मिलती थी, ठीक है। गोविंदा 19 साल तक तो ऐसे इधर उधर घूमता रहा, ठीक है। 20 साल की उम्र में उसे याद आया कि अच्छा, मुझे पढ़ना भी है। तो फिर घर वालों ने सोचा कि अब तेरी उम्र हो गई है पढ़ने की, 20 साल में चल तेरे को एडमिशन दे देते हैं। पहले 20 साल क्या करता था वो? तक्षशिला में भी 16 साल के बच्चे जा रहे थे, यहाँ पर 20 साल के बच्चे की एडमिशन हो रही है। तो ये 20 साल का हुआ, तभी इसको भेजा गया। माना जाता है कि किसी टाइम पे नालंदा में 10,000 से ज्यादा मॉन्क्स रहते थे। 700 साल तक है ये रहा। बताया था 5वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। मतलब गोविंदा 5वीं सदी में गया और 12वीं शताब्दी तक वहां पे रहा, ठीक है जी। मॉन्क्स मतलब जो, मॉन्क्स मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? मॉन्क्स मतलब साधु, साधु संत टाइप जो लोग होते हैं, वो।
अब यहां पर देखो, ये माना जाता है कि जो 12वीं शताब्दी थी ना, उसमें इसको क्या नाम था उसका, किसने इसको जलाया था, ये रहा, बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था, जला दिया था। इसके मॉन्क्स थे उनको मार दिया था, इसकी जो लाइब्रेरी थी उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि इसमें तकरीबन 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, 90 लाख किताबें थी 12वीं शताब्दी में, जिसको खत्म कर दिया गया था। कुमार गुप्त वन built a monastery there, a big and strong enclosing wall having only one gate for entire university area। इस पूरी यूनिवर्सिटी का एक ही गेट आता था। और ये गुप्ता डेंसिटी के टाइम पे इसने काफी ज्यादा क्या किया, मतलब काफी टॉप पे पहुंची। और इसमें ये देखो, फेमस 8 बिग हॉल्स नेम एज स्मग्रमा, इसके अंदर 8 बहुत बड़े बड़े हॉल थे जिसको स्मग्रमा का नाम दिया जाता था, और छोटे छोटे 300 स्टडी चैम्बर्स भी थे। The center has 8 separate compounds, 10 temples, meditation halls, classroom। तो मतलब काफी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है जी, काफी बड़ी, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि इसकी ना एक 9 स्टोरी एक लाइब्रेरी थी जिसको धर्मगुंज का नाम दिया जाता था। समझ रहे हो ना, जो लाइब्रेरी थी उसको धर्मगुंज का नाम दिया जाता था या माउंटेन ऑफ नॉलेज बोला जाता था। मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी, तभी तो 90 लाख किताबें पढ़ी थी ना वहां पे, मनुस्क्रिप्ट्स जो हाथों से लिखी हुई होती है, ठीक है, जो अभी पब्लिश नहीं होती ना, वो वाली। तो हैंड रिटन वहां पर इतनी सारी किताबें थी जिसको जला दिया गया था। इसके अंदर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट भी थे, रत्ना सागर, रत्नो देवी और रत्ना यामजिक। तो 3 रतन थे लाइब्रेरी के। देयर वर 3 रतन ऑफ लाइब्रेरी। कौन कौन से, रत्ना सागर, रत्ना देवी और रत्ना यामजिक। ठीक है, तो ये 3 आर आप लोगों ने यहां पर याद रखने, 3 आर, 3 आर। देखो अभी ना क्लास में आपको ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको तब रियलाइज होगा कि आपको कितना कुछ याद हुआ जब आप रिवाइज करने बैठोगे। अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर इतना कुछ याद करने वाला है, इतने सारे, अगर आप इसको खुद से किताब में से पढ़ने बैठोगे ना तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। जब आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना, तब आप लोगों को रियलाइज होगा कि यार ये तो मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, इतनी सारी चीजें तो हमने क्लास में पढ़ी है। इस वजह से जितना भी समझ आता है ना, तो उसको दिमाग में बिठाते जाओ। ओके, ये अपने लॉजिक की स्टडी के लिए फेमस थी। ह्यून सांग ने लिखा है कि यहां पर तकरीबन 10,000 बच्चे थे और 2,000 है, ठीक है, ये 2000 प्रोफेसर यहां पर थे, क्योंकि काफी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ह्यून सांग, ये जो ह्यून सांग था ना, ये भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था 5 साल के लिए। कौन सी शताब्दी में, 7वीं। ये पेपर में पूछा गया था कि कौन सी शताब्दी में ये ह्यून सांग आया था इंडिया में। 7वीं शताब्दी में आया था, और इसने नालंदा में पढ़ाई की थी कितनी देर के लिए, 5 साल तक। ये भी माना जाता है कि नालंदा ना और भी बहुत सारे एरिया से लोगों को अट्रैक्ट करता था, जैसे जापान, कोरिया, श्रीलंका, चाइना, तिब्बत है ना, वहां से। ये देखो, ये दोनों, ये अजीबोगरीब से नाम है, ये लिखे हुए हैं। सर बख्तियार खिलजी ने क्यों अटैक किया, अब यार ये तो उसी को पता होगा, पूछने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, मगर हम अभी जा नहीं सकते ना, अभी तो जिंदगी पड़ी है ना, जब जाएंगे तो पक्का पूछेंगे, बैठा होगा ऊपर वो। They have noted as many 100 discourse happened on daily basis, a variety of discipline through। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मेथड्स, डिबेट, डिस्कशंस होती रहती थी। ठीक है, तो ये इसके बेसिक पॉइंट है। ये देखो, ये ह्यून सांग मैंने बताया था, शीलभद्रा के बारे में बात हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पर हर तरीके की पढ़ाई है वो की जाती थी, फाइन आर्ट्स हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। और ये देखो, बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया था, किताबों को जला दिया था, लाइब्रेरी को आग लगा दी थी, और कहीं ना कहीं जो मतलब जो वहां पे लोग रहते थे, जो बच्चे पढ़ते थे या टीचर पढ़ाते थे, उनको बहुत बुरे तरीके से क्या किया गया था, मार दिया गया, फाड़ दिया गया, मार दिया गया था। ठीक है, हाँ। देखिए उस टाइम पे पता क्या होता है, आप लोगों को पता है
पास मतलब वो जो टाइम होता था ना, वो कोई कोई लॉ वाला सिस्टम तो होता नहीं था वहां पर, तो लड़ाइयां होती थी वहां पर, लोग पावर के भूखे होते थे, हमें पावर चाहिए। इसी तरीके से तो लोग एक दूसरे पे राज करते थे, कभी ये आगे इन्होंने अटैक कर दिया, समझ रहे हो ना, इस वजह से। तो हमें उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कि उसने क्यों किया, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कब किया। अब नालंदा क्योंकि काफी बड़ी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, इसलिए इसको रिवाइव करने के बारे में बोला गया। 2009 में इसको यूनेस्को के लिए अपॉइंट किया गया और इसका नाम 2015 में ऐड हुआ यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। ठीक है जी। तो ये जैसे जो तक्षशिला थी उसको 1980 में ऐड किया गया था, उसी तरीके से नालंदा को 2015 में ऐड किया गया था। फॉर एडमिशन क्राइटेरिया काफी डिफिकल्ट था, वही 20 से 30% बच्चे आते थे। कितने साल का बच्चा एडमिशन लेता था? 20 साल का। गोविंदा बच्चा ही था, 20 साल के बच्चे ही होते हैं। यहां पर भी टीचिंग उसी तरीके से वर्बल होती थी, लेक्चर होते थे, डिबेट्स वगैरह होती थी। नालंदा ने इंडिया में एजुकेशन के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल दिया। 2010 में, अब देखो, अ न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन बिहार एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा सेटअप किया गया, कहां पर? बिहार में ही, एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए अलग अलग कंट्रीज से लोगों ने हेल्प की, जिसमें जापान, चाइना, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, इन लोगों के नाम आते हैं। और ये ह्यून बोला हो गया। इसमें ना एक और पॉइंट था, हाँ ये वाला, ये तो पहले वाला ही पॉइंट है, ठीक है, वही सेम टू सेम वही पॉइंट है, ये वाला। 1951 में नवा नालंदा महाविहार, a modern center for Pali and Buddhism in the spirit of ancient institution, was founded by government of Bihar near Nalanda's ruins. 1951 में नवा नालंदा विहार को क्या किया गया था? सेटअप किया गया था। उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनकी सुजेशन पे, किसके पास? जहां पर नालंदा के जहां पर नालंदा को ढूंढा गया था। फिर 2006 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया और 2010 में क्या बना दिया गया? इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया। 2006 में डीम्ड यूनिवर्सिटी, 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और 2014 में इसने अपना पहला एकेडमिक ईयर, 2014 में इसने अपना पहला एकेडमिक ईयर है उसकी शुरुआत की, जिसमें टोटल 15 बच्चे थे उस टाइम। कितने बच्चे थे? टोटल 15 बच्चे थे इसके फर्स्ट सेशन। इसका जो फर्स्ट एकेडमिक ईयर था उसमें 15 बच्चे थे जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया। द यूनिवर्सिटी हैज एक्वायर्ड 450 एकड़ लैंड फॉर इट्स कैंपस। इस यूनिवर्सिटी में 455 एकड़ जमीन है वो इसके कैंपस के लिए ली है, और इसको तकरीबन 454 मिलियन अमाउंट भी दिया गया है किसको? इसको रिवाइव करने के लिए, सिर्फ इंडिया के द्वारा। और भी बाहर की कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, थाईलैंड वगैरह, ये लोगों ने भी क्या किया है? इसके लिए पैसा दिया है। इसके लिए क्या किया है? पैसा दिया है, ताकि इस यूनिवर्सिटी को दोबारा रिवाइव किया जा सके। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो हमने नालंदा और तक्षशिला, ये दोनों यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। काफी सारे पॉइंट्स अगर आप अपनी बुक में देखोगे ना, वहां पर तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दे रखा है। इसमें मैंने हर उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो स्कॉलर से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, ताकि आपका कोई भी पॉइंट है वो मिस ना हो। तो ये तक्षशिला और नालंदा दोनों ही यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इन्हीं दोनों को खत्म करने में हमें ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि ये काफी डिटेल में हमने यहां पर पढ़ी। इसके बाद ना पहले अपन पढ़ेंगे विक्रमशिला। नहीं, विक्रमशिला पूरा पढ़ेंगे ना बेटा। 2009 में इसको यूनेस्को के लिए, मतलब इसका नाम अनाउंस हुआ था, एक्चुअली में यहां पॉइंट किया गया था,
बट 2016 में 2015 में इसको क्या कर दिया गया था, यूनेस्को की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है विक्रम। विक्रम एक ऐसा बच्चा था जो घर वालों के खिलाफ हो गया था और घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। वो एक नदी के किनारे रहने लगा था, वहीं पे कपड़े धोता था, वहीं पे आग लगाता था, मतलब हमने कुछ इस तरीके का इसका निमोनिक बनाया था। टेलीग्राम बेटा कॉमर्स नेट अचीवर्स। विक्रम को घर से क्यों निकाला गया था, क्योंकि विक्रम जादू टूना करने लग गया था। तांत्रिक एजुकेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है जी, इस वजह से चलो पढ़ते हैं। Vikramshila was one of the two most important centers of learning during Pala Empire, along with Nalanda. Beautiful hills on the banks of Ganga. गंगा के किनारे मगध किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल पाला एम्पायर था, ये देखो, established in by king धर्मपाल in response to supposed decline in the quality of Nalanda. मतलब नालंदा जो था वो उसका जो एजुकेशन का लेवल था ना वो नीचे गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, नालंदा का जो एजुकेशन का मयार था वो नीचे गिरना शुरू हो गया था। इस वजह से फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को क्या किया गया, बनाया। मतलब नालंदा नीचे की तरफ आई तो उसे संभालने के लिए कौन आया, विक्रम। मतलब गोविंदा नीचे गया तो उसको संभालने के लिए विक्रम और बेताल को लेके आना पड़ा। तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ ऐसा समझ लो। इस यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस पंडित कौन था, आतिश, नोटेबल अवार्ड। इसमें जैसे तक्षशिला में हमने पढ़े थे ना चाणक्य वगैरह, उसी तरीके से इसका जो स्कॉलर है वो कौन सा था, आतिश। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। इसको भी बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। विक्रमशिला को भी और नालंदा को भी। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। विक्रमशिला इज नोन फॉर तिब्बतन सोर्स, स्पेशली द राइटिंग ऑफ तारनाथ द तिब्बतन मोंक। हमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि जो तारनाथ था एक हिस्टोरियन था, तिब्बत का हिस्टोरियन था 17वीं 16वीं शताब्दी में। उसने अपनी किताबों में इस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है। ठीक है जी, उसने अपनी किताबों में इस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी का, विक्रमशिला का। राइट, अब ध्यान से सुनना। विक्रमशिला, क्योंकि देखो ये यूनिवर्सिटी इस वजह से एस्टेब्लिश हो रही थी क्योंकि नालंदा नीचे की तरफ जा रही थी, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसका जो स्केल था वो डाउन हो रहा था, इस वजह से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाने से क्या हुआ, बहुत सारी चीजों को चेंज किया। पहला, उसने 108 स्कॉलर्स को अपॉइंट किया गया अलग अलग टेम्पस के लिए। समझ रहे हो ना, उसने चीजों को और सही करने की कोशिश की। बिल्डिंग को पूरा प्लान किया गया, अकोमोडेटिव किया गया, टीचिंग जो रिलीजियस टीचिंग है उसके लिए शुरू हुआ, और 6 एडिशनल पंडित को भी अपॉइंट किया गया। उसके साथ 144 परमानेंट स्कॉलर्स थे। द यूनिवर्सिटी वाज लेटर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 कॉलेजेस। इन द सेंटर देयर वाज सेंट्रल बिल्डिंग, 6 गेट्स विद ईच। उसके बाद विक्रम को लगा कि यार अब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो उसने इस यूनिवर्सिटी को 6 अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। कौन सा, 6 अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था। 6 कॉलेजेस और उनके 6 अलग अलग गेट्स बना दिए गए। ठीक है जी, 6 अलग अलग गेट्स बना दिए गए। द सेंट्रल बिल्डिंग को क्या नाम दिया गया, विज्ञान भवन। जो सेंट्रल बिल्डिंग थी उसको हमने क्या नाम दिया, विज्ञान भवन। द मेन सब्जेक्ट वही व्याकरण, लॉजिक, फिलॉसफी, तंत्र और कर्मकांड। तो ये जो तंत्र शास्त्र है उसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुई। ठीक है जी, किसके लिए फेमस हुई, ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो तंत्र शास्त्र के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुई। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो याद रखिएगा, तंत्र शास्त्र, तंत्रिज्म के लिए ये काफी फेमस हुई थी। ये देखो, लेटर द तंत्र शास्त्र गेन्ड द प्रोमिनेंस, द एडमिशन वाज अलाउड हु वांट टू बिकम। तो विक्रम ने ये भी डिसाइड कर दिया कि भाई हर किसी को एडमिशन नहीं दी जाएगी,
सिर्फ उन लोगों को एडमिशन दी जाएगी जो मॉन्क बनने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है जी, सिर्फ उन लोगों को ही यहां पर एडमिशन मिलेगा जो लोग मॉन्क्स बनने के लिए तैयार होंगे, जो लोग क्या होंगे, मॉन्क्स, साधु बनने के लिए तैयार होंगे। और क्योंकि आपको अभी बताया विक्रम ने सारी चीजों को बहुत ज्यादा फिक्स किया था, तो उसने पहली बार ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए समापवर्तन मतलब कन्वोकेशन के रूल्स भी बनाए गए। कहां पे? बाय द रूलर्स ऑफ बंगाल। ये आप लोगों ने याद रखना। डिग्रीज देने शुरू कर दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। जो लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे उन लोगों को डिग्री, समापवर्तन, समझ रहे हो ना, समापत होना, जैसे आपकी कन्वोकेशन होती है ना, जब आप पूरे हो जाते हो, पूरे नहीं हो जाते हो, मतलब जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वहां पर आप लोगों को डिग्रीज असाइन की जाती है ना, तो उसी तरीके से यहां पर भी इस कन्वोकेशन को समापवर्तन का नाम दिया गया है, जो कि कन्वोकेशन से रिलेट करती है। किसके साथ रिलेट करती है? कन्वोकेशन के साथ रिलेट करती है, इसी वजह से इसको समापवर्तन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, अरे हो जाता कई बार। अब ये देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी जिसमें 100 टीचर थे और 1000 स्टूडेंट्स थे। एमिनेंट स्कॉलर्स वर ऑफन इनवाइटेड बाय फॉरेन कंट्रीज। महायान मतलब बुद्धिज्म के साथ साथ यहां पर हिंदुइज्म की भी पढ़ाई होनी शुरू हो गई। इसमें और कुछ है, हाँ ये देखो, ये पॉइंट याद रखिए, इसका एमिनेंट जो स्कॉलर हुआ था वो कौन सा हुआ था? वो था आतिश दीपांकर, जो कि शर्मा ट्रेडिशन का, जो बुद्धिज्म, जो तिब्बतन बुद्धिज्म का था, शर्मा ट्रेडिशन की जिसने शुरुआत की थी। क्या नाम था? आतिश दीपांकर। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका फाउंडर कौन सा था? धर्मपाला। और लोकेशन कहां पे है? बिहार, इंडिया। हेडक्वार्टर कहां पे है? भागलपुर में। ये भी आप लोगों ने याद रखना। ठीक है जी। ये देखो, ये यूनिवर्सिटी के नोट्स ना आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीजें तो याद करने वाली भी नहीं है। जो जो चीजें याद करने वाली है ना, उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसकी मैराथन पता नहीं है या नहीं, मैंने पढ़ाया तो इसको काफी बार है, बट अब मुझे खुद नहीं याद मैंने कहां पर क्या क्या पढ़ा रखा है। अब यहां देखो, विक्रमशिला अपीयर्स टू हैव हैड मोर क्लियरली डिलिनेटेड हायरार्की देन अदर महाविहार्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो यूनिवर्सिटी थी वो वेल स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी थी। समझ आया ना? वेल स्ट्रक्चर्ड समझ रहे हो ना? इसके अंदर उसने बहुत सिस्टमैटिक चीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया, सिस्टमैटिक चीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे उसने बोला कि जो अबॉर्ट होगा वो अध्यक्ष होगा, जो मेन बंदा होगा अध्यक्ष होगा। उसके बाद दवारपाला और दवार पंडित, जो 6, जैसे एडमिशन गेट बोल रहे थे ना, 6 गेट प्रोटेक्टर होंगे, तो टोटल 6 गेट बनाए थे ना, तो वो तो अबॉर्ट जिसको अध्यक्ष बोला गया, और उसके बाद 6 क्या बनाए गए? गेट्स बनाए गए, जो कि स्कॉलर्स थे, मतलब 6, जैसे ईस्ट, वेस्ट, फर्स्ट सेंट्रल, सेकंड सेंट्रल, नॉर्दर्न और साउथर्न गेट। ठीक है, टोटल 6। जो स्कॉलर थे उसको महापंडित बोला गया था, ग्रेट स्कॉलर, और जो स्कॉलर थे उनको पंडित बोला गया था। जो प्रोफेसर होते थे उनको उपाध्याय या फिर आचार्य बोला जाता था। जो रेजिडेंशियल मॉन्क होते थे उनको भिक्षु बोला जाता था। महास्थवीर वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी बीइंग नोन फॉर कुलपति, और कुलपति को क्या बोला जाता था यहां पर? महास्थवीर। ये याद रखिए। जैसे विक्रम जो नालंदा था, वहां पर सबसे बड़ी उपाधि किसकी थी? वहां पर वाइस चांसलर को क्या नाम दिया गया था? शीलभद्रा। वहां पर वीसी को शीलभद्रा बोला गया था, और यहां पर क्या बोला गया है? महास्थवी। याद रखिएगा। द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हैज चूजन एंशिएंट विक्रम यूनिवर्सिटी टू भागलपुर टू कंजर्व एंड डेवलप एंड ऑन इंटरनेशनल लाइंस। और इंडिया का जो ASI है, दैट इज आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है कि हम इस यूनिवर्सिटी को क्या करेंगे? दोबारा से एस्टैब्लिश करेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी को दोबारा रिवाइव करेंगे।
वी विल रिवाइव दिस यूनिवर्सिटी अगेन, हम इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिवाइव करेंगे, ठीक है। चलो भी 1 मिनट का ब्रेक ले लो क्योंकि थोड़ा ओवर हो जाएगा। देखो यूनिवर्सिटीज हम सारी आज पढ़ लेंगे, अब थोड़ा थोड़ा करके इनको रिकॉल करते रहना, रिवाइज करते रहना। मेरे एंड से कोशिश है, क्योंकि जब आप मुझे सुनते हो ना तो भी चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लाउड बोलता हूं तो सुनने से भी चीजें याद रह जाती हैं। हिंदी में नहीं है पीडीएफ बेटा। बेटे एंट्रेंस एग्जाम तो होता था तक्षशिला से दूसरी क्लास में जाने के लिए एग्जाम नहीं होता था। नहीं नहीं, सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा। करते हैं इसका कुछ प्लान। अरे इसकी मैराथन नहीं, आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस की है, ले लूंगा मैं इसकी भी क्लास। अरे यार मैंने एक्चुअली रिजल्ट की वजह से रुका हुआ हूं। एक बार रिजल्ट आ जाए ना तो थोड़ा सा यार हमारे लिए भी ना आसान हो जाता है चीजों को करना। अभी हम वेट कर रहे हैं कि एक बार रिजल्ट हो जाए तो फिर हम तभी यूट्यूब के सेशन शुरू करें। नहीं, हम भी बीच में लटक गए हैं यार। कभी हम सीरीज शुरू करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर बीच में बंद हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पुष्पागिरी। पुष्पागिरी, चलो पुष्पागिरी से पहले ना हम ये वाली पढ़ते हैं, एक बीच में रह गई थी वल्लभी, ये वाला चौथी यूनिवर्सिटी दैट इज वल्लभी। देखो वल्लभी से ना बल्लभ, बल्लभ से याद रखो, एक 600 वाट का बल्लभ लेके आए और एक 1200 वाट्स का बल्लभ लेके आए ना। अब दुकान पे गए, एक 600 वाट का बल्लभ और एक 1200 वाट का बल्लभ लेके आए। इससे आप इतना तो याद रख सकते हो कि वल्लभी यूनिवर्सिटी का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 600 एडी टू 1200 एडी था। Another important education center of Buddhist education was Vallabhi, capital of Maitrika kings. किसका था? मैत्रेय की। मतलब जब तुम बल्लभ लेने के लिए गए, बल्लभ ले लिया और उसके बाद दुकानदार को बोला कि पैसे क्यों दूं, मैं तेरा क्या लगता हूं, है ना। मैत्रेय किंगडम, वही वाला इंडियन लॉजिक वाला है ना। तो इससे आप लोग याद रख सकते हो, मैत्रेय किंगडम के टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ था। और जो वल्लभी था ना, क्योंकि 2 बल्लभ लेके आए थे तो इससे क्या याद रख सकते हो, 2 चीजें। मतलब ये किसको कंपीट करती थी, नालंदा, नालंदा की क्या थी ये, कॉम्पिटिटर थी। कॉम्पिटिटर क्या थी, नालंदा को कंपीट करती थी, नालंदा और वल्लभी दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, डिशु डिशु डिशु, तो वो मेरा दुश्मन है ऐसा। अब ये ह्यूसोंग था, ये तो देखो घर से निकाले हुए लोग थे, ये चाइना के लोग थे। इसने भी इसके बारे में जिक्र किया है। इसने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 6000 के करीब मॉन्क्स रहते थे और यूनिवर्सिटी है वो सेकुलर सब्जेक्ट्स के लिए फेमस थी, हाई क्वालिटी एजुकेशन थी। और यहाँ पर जो लोग वल्लभी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते थे, क्योंकि 600 और 1200 वाट से आप याद रख सकते हो कि यहाँ से जो लोग पढ़ के जाते थे ना, उनको बहुत बहुत बड़ी पोस्ट मिलती थी। क्या होती थी, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती थी। सौराष्ट्र है कहां पे, मॉडर्न गुजरात। ये यूनिवर्सिटी है कहां पे बेटा, ये यूनिवर्सिटी अभी गुजरात में है, मॉडर्न गुजरात। और ये तकरीबन 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये, अब इसका टाइम फ्रेम था जो आप लोगों ने याद रखना है।
द प्लेस इज आइडेंटिकल विद द ओल्ड वाला स्टेट, ठीक है, ओल्ड वाला स्टेट के जैसा ही है ये। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। मैत्रिका किंगडम के टाइम के दौरान ये यूनिवर्सिटी है, वल्लभी यूनिवर्सिटी है, उसका ओरिजिन हुआ, और ये यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा के अगेंस्ट थी, मतलब नालंदा की कॉम्पिटिटर थी। सेकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, काफी अच्छे लेवल की पढ़ाई होने की वजह से यहाँ पर पढ़ने वाले लोगों को हाईएस्ट पोस्ट दी जाती थी। ये सौराष्ट्र है, सिचुएटेड कहाँ पे है, सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र मतलब कहाँ पे है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन 600 साल तक ये यूनिवर्सिटी है वो अपने पीक पे रही है। 600 साल तक ये यूनिवर्सिटी है वो काफी पीक पे रही है। अब ये देखो यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज इंपॉर्टेंट एंड कम। यहां पर हिमायान की बात हुई, देखो अब देखो, इससे पहले महायान के बारे में हम बात की, तक्षशिला और नालंदा में महायान के बारे में बात की गई। का वो कहां पे हुआ है, वो वल्लभी में हुआ है। मैत्रिका किंगडम ये हो गया, ओके। वल्लभी वाज रनिंग इन गुड फाइनेंशियल पोजीशन बट सम पोर्शन वाज डिस्ट्रॉयड बाय अरब इवेजन। इनको भी कहीं ना कहीं अरब ने, अरब के जो लोग आते थे उन्होंने इसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। हिमायान ये आपका हो गया। हाँ, इसके दो स्कॉलर बहुत फेमस हुए, देखो दो दो चीजें इसकी काफी सारी फेमस हो रही है ना, जैसे 600 और 1200 वाट के बल्ब की बात की मैंने, 600 वाट 1200 वाट की बात की। उसी तरीके से दो चीजों से ये पता चल गया कि जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है वो नालंदा की क्या थी, कॉम्पिटिटर थी। उसी तरीके से यहां से दो स्कॉलर्स काफी फेमस हुए, कौन से, गुनामती और स्थिरामती। यहां पर काफी सारे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स भी काफी क्या किए जाते थे, यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो ये होगी आप लोगों की कितनी यूनिवर्सिटीज होगी, 4 होगी। नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, वल्लभी होगी और विक्रमशिला हो गया। इसके बाद तो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद आया है पुष्पागिरी। पुष्पा, ओ पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के क्या बोले, फ्लावर समझा क्या। पुष्पा, वो अपने बाप को बोला ना, लड़का एक फीलिंग में लेके, पापा ने कोई काम बोला तो वो फिल्म देख के आया था, है ना, पापा बोले ये काम कर दे, तो वो बाप के सामने अब डायलॉग मार रहा है, बोला पुष्पा मैं झुकेगा नहीं। बाप बोला ऐसा थप्पड़ मारूंगा फिर तो उठेगा भी नहीं, चुपचाप काम कर, अपना पुष्पा का अवतार है वो निकाल के साइड पे कर दे। ठीक है पापा, थोड़ा बहुत हो जाता है मूवी का, कुछ ना कुछ असर हो जाता है। पुष्पागिरी, उदयागिरी ओडिशा पार्ट ऑफ पुष्पागिरी। तो ये कहां पे है, पहली बात देखिए, ये ओडिशा में है। द स्कूल इन पुष्पागिरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 3rd सेंचुरी एट प्रेजेंट इन ओडिशा। तो तीसरी शताब्दी की बात है, और 2007 तक भी इसको निकाला नहीं गया था, मतलब अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है। इसके 3 महाविहार हैं, कौन कौन से, एक पुष्पागिरी है, एक उदयगिरी है और एक ललितगिरी है, जिसमें सबसे पुराना कौन है, ललितगिरी। सबसे पुराना कौन सा है, ललितगिरी। कहां पे है, कटक डिस्ट्रिक्ट में। Iconographic analysis indicate that Lalitgiri has already been established during the Shung, a period of second century, making it one of the oldest Buddhist establishment in the. तो ये सबसे पुरानी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात हो रही है उसके बारे में बात, ललितगिरी सबसे पुराना, ठीक है। ललितगिरी, ललित कितना प्यारा नाम है ना, मिर्जापुर में बड़ा जिक्र हुआ है इस नाम का।
तो ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखने हैं। ललित गिरी सबसे पुराना है, 2007 तक भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में हमने काफी सारी चीजें हमें नहीं पता चली थी। और ये जो ललित गिरी है वो कटक में है, और वैसे ये यूनिवर्सिटी है वो उड़ीसा में है। उसके बाद यही है पुष्पागिरी। चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग हु विजिटेड 69 एज पुष्पागिरी महाविहार medieval text, unlike पुष्पागिरी was not discovered until 1995। 1995 तक तो पुष्पागिरी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। फिर अल्लू अर्जुन पैदा हुआ, तब उसने बताया कि अच्छा पुष्पा, मैंने मूवी बनानी है तो पहले पुष्पागिरी को ढूंढो, समझ रहे हो ना। इस वजह से 1995 तक तो पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। फिर अल्लू अर्जुन की वजह से हमें इस यूनिवर्सिटी को ढूंढना पड़ा, क्योंकि उसने सोचा था कि हाँ आज से 26-27 साल के बाद मैं एक फिल्म बनाऊंगा, उसके लिए मुझे अच्छा नाम चाहिए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चला 1995 तक। द टास्क ऑफ excavating Pushpagiri stretching over 58 hectare was undertaken by Odisha Institute of Maritime and South Asian Studies between 1996 to 2006। ठीक है, तो 1996 में जब इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला तो उससे 2006 तक तकरीबन 10 साल इसमें क्या काम है वो करते रहे, खुदाई टाइप जो भी होता है ढूंढते रहे। और अब ये किसके पास है, ये जो साइट है वो ASI के पास है, मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ASI वाले यहाँ पर सर्च वर्च करते रहते हैं सारी चीजें यहाँ पर। नागुर्जुकोंडा इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशन्ड अबाउट द लर्निंग सेंटर। ठीक है, ये भी आप लोगों ने इंस्क्रिप्शंस हैं, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना। कोंडा है, ठीक है ना। तो ये पुष्पा, सारी कहानियां पुष्पा के साथ क्यों जुड़ रही हैं आखिर। तो ये 3 से 4 ही पॉइंट है इसमें, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। जो आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा मैं आपको बताता हूं। तक्षशिला से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ये 3 यूनिवर्सिटी का कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। बाकी का चाहे चलो थोड़ा बहुत हो भी जाए तो चलेगा, बट इसमें से कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 में से 95 वही बोलूंगा 1995 सॉरी 95% क्वेश्चन इन 3 यूनिवर्सिटी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज भी कभी कभी आ जाती हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है मिथिला। अब ये यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है, मिथिला मतलब पहली यूनिवर्सिटी जो हिंदुइज्म की पढ़ाई पे फोकस थी। अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज किसके बारे में बात करती हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में बात करती थी। किसके बारे में, बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में बात करती थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में बात किया। ये पहली यूनिवर्सिटी आई ऐसी जिन्होंने, मिथिला यूनिवर्सिटी, जो ब्रह्मिकल एजुकेशन, समझ रहे हो ना, जो हिंदुइज्म की पढ़ाई के बारे में बात किया। इट वॉज नेम्ड एज विदेहा। विदेहा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहां पर सीता माता के नाम से ये फेमस है, क्योंकि जहां पर राजा जनक होते थे वो अपने ऋषि पंडितों के साथ रिलीजियस डिस्कशन करते थे। 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक ये यूनिवर्सिटी है वो चली है, और ये न्याय शास्त्र के लिए फेमस है। देखो ये मेन पॉइंट है, दिस यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर इट्स न्याय शास्त्र, ठीक है। हाँ, सीता माता का नाम है वो विदेहा था, इस वजह से तो वहां से इस चीज को आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो यहां पर न्याय शास्त्र की बात की जाती है। थोड़ी देर के बाद यहां पर लॉर्ड कृष्णा के जो डिवोटीज हैं वो भी आए। फेमस पोर्ट विद्यापति एंड जयदेव यहां पर पैदा हुए। ये 2 पॉइंट याद रखने आप लोगों ने, मैंने बताया ना स्कॉलर्स थे। हर यूनिवर्सिटी के जो जो स्कॉलर हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कौन कौन से 2 स्कॉलर हैं, विद्यापति और जयदेव। विद्यापति और जयदेव ये आप लोगों ने याद रखने। मिथिला प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ अदर स्कॉलर्स एंड लिटरेरी सेलिब्रिटीज। उसके साथ और यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने और भी काफी सारी चीजों की बात की। अब ये देखो 3
3 सदियों तक ये यूनिवर्सिटी है वो काफी फेमस हुई। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो न्याय शास्त्र और न्यू न्याय शास्त्र ये सबसे ज्यादा फेमस हुए, ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि न्याय शास्त्र के लिए या लॉजिक के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे फेमस हुई थी, तो उसके लिए आप लोगों ने किसका नाम लिखना है, मिथिला का। कौन सी यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी थी जो इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। Even of the period of Mughal Empire Akbar, it continued to flourish as an important center of education and culture credited with the country. It was famous for न्याय and तर्कशास्त्र, ठीक है। तो दोनों चीजों के लिए ये फेमस थी, न्याय और तर्कशास्त्र के लिए। ओके, तो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये पहली यूनिवर्सिटी थी जहां पर हिंदुइज्म या ब्राह्मिकल एजुकेशन की जिक्र हुआ था। कौन सा जिक्र हुआ था, ब्राह्मिकल एजुकेशन का जिक्र हो। और ये भी कहां पे, आई थिंक बिहार में ही है ना, दरभंगा में, ये एक बार चेक कर लेना, है ना। तो बिहार में, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज को ना एक एक बार आप याद रखिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पे है और कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पे। क्लास सही चल रही है ना, क्लास सही चल रही है ना, स्टक तो नहीं हो रहा ना, इनकॉग्निटो में तो नहीं होता मुझे लगता है। चलिए, उसके बाद आता है उदंतपुरी। उदंतपुरी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी है, ये भी has been established long before the kings of Pala dynasty come into power in Magध। ये भी पाला डायनेस्टी के द्वारा ही एस्टेब्लिश की गई, बट इसमें उतना लेवल नेम फेम है वो नहीं मिला जितना नालंदा या विक्रमशिला को मिला। 1000 के करीब मॉन्क्स यहां पर आते थे, पढ़ाई करते थे, टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, और तिब्बत से लोग आते थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए, उदंतपुरी नाम याद रखिएगा, ठीक है। उदंतपुरी पाला डायनेस्टी के टाइम पे ये फेमस हुई थी, और इसमें को उतना नेम फेम है वो नहीं मिला था। हाँ, बुद्धिज्म के टेनेट्स को स्प्रेड करने के लिए इस यूनिवर्सिटी की बात की गई। ये उदंतपुरी के बारे में। उसके बाद आया जगदला, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी जो पाल किंग थे बंगाल के, उन्होंने गंगा के किनारे इस यूनिवर्सिटी का क्या किया गया, ओरिजिन हुआ राजा राममोहन पाल, और इसको नाम दिया गया जगदला। ये भी बंगाल में 11वीं शताब्दी में। इसका एक और नाम है रानावती। He also constructed a monasteries and named it Jagdala. Soon after this university became the center of learning. It remained the center of Buddhism. 100 साल तक तकरीबन ये रहा। इसको भी वही बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया, ठीक है। इसको भी बख्तियार खिलजी के द्वारा वही 1203 के आसपास खत्म कर दिया गया। and their books were translated into language, ठीक है। जो अभी यूनिवर्सिटीज पढ़ रहे हैं ना हम, ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए, 2-2, 3-3 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। एटलीस्ट आपको लोकेशन ना हर यूनिवर्सिटी की पता होनी चाहिए, राइट। हर यूनिवर्सिटी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि नालंदा कहां पे है, तक्षशिला कहां पे है, वल्लभी कहां पे है, विक्रमशिला कहां पे है, जगदला कहां पे है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज की लोकेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिए सभी की लोकेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहां पे है, दूसरी यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहां पे है, तीसरी यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहां पे है। तो ये सारी लोकेशंस वगैरह और इसके मेन पॉइंट्स सब आप लोगों को पता होनी चाहिए। सोमापुरा, दिस अगेन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाल। ये भी धर्मपाल के द्वारा ही क्या की गई थी, सेटअप की गई थी। 27 एकड़ में जमीन थी, यहां पर बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म की पढ़ाई होती थी। ऑर्नामेंटल टेराकोटा ऑन इट्स आउटर वॉल्स डिपिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज 3 ट्रेडिशन। तो ये पहली एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर सारे तकरीबन रिलीजन्स की क्या की जा रही थी, पढ़ाई करवाई जा रही थी। समझ रहे हो ना, अभी तक जैनिज्म के बारे में बात नहीं हुई थी, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों के बारे में यहां पर क्या किया गया, जिक्र किया गया। तीनों के बारे में यहां पर क्या की गई, बात की गई। एक तो सोमपुरा से आप इसको सेकुलर यूनिवर्सिटी के नाम से याद रख सकते हो। कौन सा, सेकुलर,
जहां पर धर्म निरपेक्षता रहती है, धर्म निरपेक्षता, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। समझ रहे हो ना, देखो कितनी उस टाइम पे भी कितनी सुंदर यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं ये, है ना, ये देखो क्या सही शेप बना रखी है, बहुत अच्छी है। मतलब देखने वाली चीजें हैं, अगर हमें मौका मिले तो हमें जरूर जाना चाहिए इन चीजों को देखने के लिए। मैंने भी ज्यादा देखा नहीं है, बट मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत कुछ है इंडिया में भी देखने के लिए। तो लेट्स सी कब मौका मिलता है। ठीक है, तो ये आया सोमपुरा। उसके बाद आता है नादिया। नादिया यूनिवर्सिटी ट्रेड के लिए ज्यादा फेमस थी, समझ रहे हो ना, ट्रेड के लिए। इसको नवाद्वीप का नाम भी दिया गया, और ये भी आपकी कहां पे है, गंगा और जलंगी रिवर्स है जो बंगाल है वहां पर इसके ये रिलेटेड है। और इसको कैसे याद रखना, ये ट्रेड और कॉमर्स के साथ रिलेटेड, किसके साथ, ट्रेड और कॉमर्स के साथ, व्यापार के साथ रिलेटेड है, बिजनेस के साथ रिलेटेड है। एजुकेशन इन नादिया यूनिवर्सिटी वाज इम्पार्टेड एट 3 सेंटर, 3 सेंटर थे इसके, याद रखिएगा, एक था नवाद्वीप, एक था शांतिपुरा और एक था गोपालपुरा। ऐसी चीजें आप लोगों को पेपर में पूछी जाती हैं। नादिया के 3 सेंटर थे, नवाद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुर। ऐसी चीजें निकाल के पूछते हैं। लिरिक्स ऑफ गीत गोविंद बाय जयदेव, जयदेव के जो गीत गोविंद हैं उसके लिरिक्स हैं वो यहां पर सुनते थे लोग। इवन ड्यूरिंग द मोहम्मदन एरा, नादिया एंजॉय पॉपुलैरिटी एंड फेम एज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम लॉजिक, व्याकरण, पॉलिटिक्स एंड लॉ। ठीक है, तो ये मतलब उस टाइम पे ये जो वो बख्तियार खिलजी या फिर जो अरब इवेजन जो आए थे, उन्होंने काफी सारी चीजों को क्या किया था, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने काफी खराब किया था। तो इसमें 3 ही पॉइंट है। पहला तो ये कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा पोइट यहाँ पे हुआ, कौन सी पढ़ाई यहाँ पे की गई है, और साथ ही साथ नादिया यूनिवर्सिटी के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे, कौन कौन से, नवाद्वीप, शांतिपुरा और गोपालपुरा। कौन से, नवाद्वीप, शांतिपुरा और गोपालपुरा। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना। नादिया, नालंदा और विक्रमशिला का जैसे डाउनफॉल होना शुरू हुआ तो ये यूनिवर्सिटी आई। लॉजिक ओन्ड इन रघुनाथ शिरोमणि, रघुनाथ शिरोमणि का जो लॉजिक स्कूल है वो यहां पर है। स्टूडेंट्स 20 साल तक यहां पर पढ़ाई करते हैं। लिरिक्स ऑफ गीत गोविंद वाला बताया था, स्कूल ऑफ लॉजिक, और बस ये 2 चीजें यहां पर आप लोगों ने याद रखनी। ठीक है, 3 से 4 ही पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी के, ज्यादा नहीं है। गीत गोविंद वाला पॉइंट याद रखना है, रघुनाथ शिरोमणि वाला पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। 20 साल की उम्र और 3 सेंटर, और ट्रेड के साथ ये रिलेट करती है। किसके साथ ये रिलेट करती है, इट वाज रिलेटेड विद द ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड के साथ रिलेटेड, दिस वाज रिलेटेड विद द ट्रेड। ओके जी। उसके बाद आया सलोतगी, ये कर्नाटका में रघुनाथ का था ना, ये एक स्कूल ऑफ लॉजिक, न्यू स्कूल ऑफ लॉजिक, किसका, रघुनाथ शिरोमणि का। किसका था, रघुनाथ शिरोमणि का एक नया लॉजिक स्कूल है जो इस यूनिवर्सिटी के साथ रिलेट करता है। ठीक है जी। उसके बाद आया सलोतगी। सलोतगी का मतलब ये कर्नाटका में एक लर्निंग सेंटर था। अभी तक जितने भी सेंटर थे वो साउथ नॉर्थ वगैरह में थे, नॉर्थ ईस्ट में, ये साउथ के सेक्शंस की बात हो रही है। इसमें 27 हॉस्टल थे जो अलग अलग एरिया से लोग आते थे। द कॉलेज वाज रिचली endowed in 945 CE by Narayana, the minister of Krishna, with the revenue of house lands and levies of marriage and other ceremonies. इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लोकेशन याद रखिएगा, इतना ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लोकेशन ही याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ। उज्जैन है वो सेकुलर लर्निंग, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है। इनारियम ये तमिलनाडु में है। ये कहां पे है, ये तमिलनाडु में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर योर यूनिवर्सिटीज। इसके साथ आपकी ये सारी यूनिवर्सिटीज खत्म होती हैं। इतनी ही यूनिवर्सिटीज हैं
कल की क्लास में आने से पहले ये सारी यूनिवर्सिटी एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना सब लोगों ने, ठीक है। क्योंकि देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज को रिकॉल नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। जितना ज्यादा हायर एजुकेशन में जितना ज्यादा आप इनको पढ़ोगे उतना आप लोगों को ये याद करने में आसानी रहेगी, उतने लंबे समय तक आप इनको क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। एमसीक्यू भी हो जाएंगे, टेंशन क्यों ले लो, सब पढ़ाएंगे। दुआ करो आपका रिजल्ट आ जाए फटाफट, ताकि हम भी थोड़ा पेस में आए, आप भी थोड़ा पेस में रहो। क्योंकि रिजल्ट ना आने की वजह से ना, मतलब हम भी इन बिटवीन से लटक रहे हैं। कभी दिल करता है अच्छा यार चलो कोई नई सीरीज शुरू करते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। एटलीस्ट एक बार रिजल्ट आ जाए, एक साइड पे हो जाए, है ना, रिजल्ट आ जाए एक साइड पे हो जाए। अभी ना इधर की साइड पे हो रहे हैं ना उधर की साइड पे हो रहे हैं, किसी भी साइड पे नहीं हो पा रहे हैं। एक बार रिजल्ट आया ना, फिर फुल स्पीड के साथ हम चीजों को लेके चलेंगे। एनटीए को कॉल करने से बेटा कुछ नहीं होगा। देखो हम उन लोगों के सामने इतने से हैं, समझ रहे हो ना। ये जो यूट्यूब पे आके लोग बोलते हैं ना एनटीए को ये करो वो करो, कुछ नहीं होने वाला यार। ये सिर्फ व्यूज लेने के लिए ये होता है ना, कि हमें तो आपसे बहुत सिंपथी है, हम तो आपके लिए इतना सोचते हैं, हम मतलब वो मसीहा बनने की कोशिश करते हैं ना जैसे लोग, ये वो वाली कैटेगरी के लोग आते हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस वो आपके सामने हीरो बनने के लिए आते हैं। पता उनको भी है कि होगा कुछ नहीं, पता तो उनको भी है ना कि कुछ नहीं होगा, तो बस वो हीरो बनने के लिए आते हैं। और हमें उस तरीके की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा चलो रिजल्ट जब निकाल निकालें, जो अगली बार के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे इन पर तो पढ़े ही है ना, तो हम चलिए। सो ये था आज की क्लास। कल की क्लास में डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है जी। कल पढ़ेंगे हम प्लान डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब वो जो आपका वो है क्या बोलते हैं, इग्नू। इग्नू को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इग्नू से आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाणक्य नीति, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज शाम को शायद रात को 8 बजे आप लोगों की वो वाली जो लॉजिकल रीजनिंग की एक क्लास रह गई है ना, उसको खत्म करेंगे, ठीक है जी। वो वाली क्लास है वो हम आज शाम की क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है जी। मैं बता दूंगा आपको क्लास ऐड करवा के, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।